हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी पेपर सीरीज का अंतिम पेपर यानी 5वां पेपर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पेपर में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए 5 पेपर है वो तैयार करने वाला हूं, तो उसी पेपर सीरीज का अपन आज आखिरी पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। अब बात करें सर इस पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी हमको, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। और कहोगे कि सर हमने तो पहले वाले वीडियोज भी नहीं देखे, तो कोई बात नहीं है, उनके लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको आज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उसके बाद में ये क्लास शुरू करनी है ताकि आपको अपना पेपर समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपना 5वां मॉडल पेपर यानी 5वां जो पेपर है जो सपना पूरा करेगा आपका 56 आउट ऑफ 56 का, वो पेपर पढ़ने वाले हैं। अब मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस पेपर का समय इतना रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इतना रहेगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, ऐसी बातें हमने बहुत कर ली है। हम सीधे अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब पहले सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें बात करें तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है। इस प्रश्न की बात करें तो पेनिनसिल्वेनिया औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? किस क्षेत्र में है भाई? हमने जब पढ़ाया था, अपने चैप्टर में बात करी थी, तो उसमें मैंने बताया था यूएसए में है। सर यहाँ पे तो यूएसए नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं है रे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी को कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित और सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? सीधी सी बात है, जो मानव का विकास चाहती है, जो मानव के समाज का विकास चाहती है, वो मानवतावादी विचारधारा होती है। तो इसमें कहां पे है? ये रही मानवतावादी विचारधारा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें? नेक्स्ट दिया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन किया? जाहिर सी बात है, अगर अपने पास लेबर की बात कर रहे हैं, अगर हम मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम नींव की बात कर रहे हैं। और नींव किस में आती है? आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात करता है। यानी कहने का मतलब ILO ने इस उपागम का क्या है? आविष्कार किया है या प्रतिपादन किया है। आविष्कार तो चीजों का होता है। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? मैंने समझाया था, अपने मैप में भी समझाया था ना, आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा इसलिए याद नहीं आया। अच्छा, अट्टाकामा, भूमध्य रेखीय और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश, तो मैंने ऐसे एक बताया था आप लोगों को, ऐसे क्या बनाकर, अपना जो मैप बनाकर, अपने ध्रुवीय प्रदेश तो ये होते हैं, तो यहाँ पे भी जनसंख्या कम है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है, इस पे भी जो अपने पास जनसंख्या है वो कम रहती है। अट्टाकामा में भी अपने पास जो ऊपरी क्षेत्र में होता है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? जनसंख्या विरल होती है। विरल का मतलब न के बराबर जनसंख्या होती है। कहीं देखो सर ये विरल क्या होता है? विरल, हाँ, तो विरल का मतलब होता है कम, न के बराबर, जिसको अपन कहते हैं न के बराबर, है ना। तो न के बराबर जनसंख्या कहाँ पर नहीं है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की 2 महान देश जिनकी जनसंख्या अपने विश्व की लगभग आधी सी हो जाती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इस क्षेत्र में आपके पास जो देश पड़ते हैं वो कौन से पड़ते हैं? वो चीन और भारत आते हैं। और ये दोनों ही देश अपने पास जनसंख्या में नंबर 1 चल रहे हैं कि तू बन जाए एक साल, मैं बन जाता हूँ, है ना, वो होड़ चल रही है इसमें। अच्छा, इसके बाद आगे की बात करें, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया क्या है? ये आर्थिक क्रियाएं जो मैंने है ना आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है भाई। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, ये सारी मैंने बताई भाई। देखो, भोजन संग्रह कृषि, खनन कृषि, पशुचारण खनन और भोजन संग्रहण आखेट। तो सबसे पहले जब अपने पास इंसान आदि मानव के रूप में था, उस समय वो क्या करता था? अपने पास भोजन का संग्रहण करता था और शिकार करता था। बस इन 2 चीजों पे वो क्या करता था? अपना निर्वहन करता था। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? भोजन और संग्रहण जो आखेट है इससे संबंधित था। आखेट का मतलब शिकार पे।
अच्छा, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता पाई जाती है? ये क्या होता है सर? तो मैंने आपको ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी समझाया है ना? तो इसमें अगर बात करें कि ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर अपने पास जनांकीय संक्रमण है, उसकी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ये प्रथम अवस्था की पहचान होती है। मैं ये पूछूं प्रथम अवस्था की क्या पहचान होती है, तो उसकी पहचान बतानी है कि प्रथम अवस्था में जनांकीय जो संक्रमण है उसकी प्रथम अवस्था में जनसंख्या भी ऊंची रहती है और मृत्यु दर भी, अरे क्या बोल रहा हूं मैं भी, जन्म दर भी ऊंची रहती है और मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। अच्छा, बाह्य स्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है? तो कहने का मतलब है बाह्य स्रोतन मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो ये आपके पास चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है, यानी अपने पास जो चतुर्थक क्रिया विधि होती है उसमें ये बाह्य स्रोतन है वो शामिल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आपके पास आता है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? देखो बात करते हैं। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, बिल्कुल सही बात है। वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस सही है। लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग सही है, मैंने समझाया था। तो इसमें पोत निर्माण उद्योग है वो लुसाका में नहीं है, ये आपके पास हो जाता है आपका आंसर, यानी ये सुमेलित नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? बहुत बार बात हो चुकी है अपनी, ये मिली आपके पास डेनमार्क में मिली है। अच्छा, परिवहन का तीव्रतम साधन क्या है? तीव्रतम साधन आप सभी जानते हो भाई, अपन को सबसे तेज गति से यात्रा करनी है तो वायुयान यानी एरोप्लेन की बात करते हैं, तो वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन होता है। अच्छा, गैरीसन नगर का उदाहरण है, गैरीसन नगर की बात करें तो आपके पास हरिद्वार है, उज्जैन है, अंबाला है और पुष्कर है। तो ये तो सारे अपने पास क्या है, धार्मिक स्थल है, ये सारे धार्मिक स्थल है और ये आपके पास गैरीसन से संबंधित हो जाता है। अच्छा, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? ये अपनी बात करें तो ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है और इसमें अपने पास जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%, ये हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या ये आपके पास कहाँ है? ये गोवा में है, यानी गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं, तो आर्थिक के रूप में नगर, संचार, गांव, ये सभी, तो इसमें आपके पास ये सभी होते हैं भाई। कहने का मतलब ये नोड का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद वोल्गा जलमार्ग स्थित है कहाँ पे? रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में। तो वोल्गा आपके पास कहाँ पे है? रूस की नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा वोल्गा जलमार्ग कहाँ पे है? रूस में है। अच्छा, बरमोर जनजातीय क्षेत्र में किस जनजातीय समुदाय का आवास होता है? तो ये आपके पास जनजाति से संबंधित है, ये गद्दी जनजातीय जो होती है उनका आवास होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर किन स्थानों के मध्य स्थित है? अपनी बात हो चुकी थी भाई कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन इनसे जोड़ा कौन सा स्थान जाता है? तो जलमार्ग संख्या जो 1 है उस वो कहाँ पे है? इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है भाई। कहाँ पे है ये? इलाहाबाद हल्दिया, याद रखना भाई। इसके बाद गांवों को किसने आदर्श गणतंत्र माना था? बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है और महात्मा। तो सीधी सी बात है, गांवों के लिए हमेशा महात्मा गांधी पक्षधर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो सेक्शन ए में है, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न है। तो इसमें पहला क्या है? विश्व की जनसंख्या देश रूप में वितरित है। तो मैंने एक बात बताई थी जब अपन ने जनसंख्या वितरण पढ़ा था उस समय, क्या बताया था सर? कि जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है, तो ये आपके पास हो जाएगा असमान रूप से वितरित, ये ध्यान में रखना। अच्छा, व्यवहारवादी भूगोल देश उपक्षेत्र है, तो ये किसका है भाई? ये आपके पास सामाजिक भूगोल का है। किसका है? सामाजिक भूगोल, ये हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? तो 4 स्तंभ है। तो बस इतनी सी सरल सरल आएंगे सर। हाँ, अच्छा, देश उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो कौन सी है? तो वो होता है आपके पास कुटीर उद्योग। ये कुटीर का मतलब होता है घर के उद्योग जो घर में होते हैं, वो हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में पशु पाला जाता है, तो जाहिर सी बात है अलास्का जो है वो बर्फीला क्षेत्र है और बर्फीले क्षेत्र में आपके पास रेनडियर होते हैं, उनको पाला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेनडियर, ये लो रेनडियर, ये होगा, है ना, जो बर्फ में चल सकता है।
अच्छा, स्थानांतरित कृषि को क्या नाम से जानते हैं? तो एक तो अपन इसको कृतन्य नाम से जानते हैं भाई। कृतन्य नाम का मतलब होता है जलाना, है ना। और एक अपने पास दहन कृषि, ये अपने पास इसको स्थानांतरित कृषि को मानते हैं। अच्छा, देश में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो यूएसए में पाया जाता है। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। ये आकार और प्रकार इतना सरल भी आ सकता है रे, कोई बात नहीं है। वस्तु, विचार, संदेश आदि कारकों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीधी सी बात है रे, अपन अपना संदेश भेज रहे हैं, अपनी बातचीत पहुंचा रहे हैं, तो संचार ही कहलाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, किसी उद्योग के द्वारा तैयार किए गए पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं भाई? कोई भी चीज अपन तैयार करते हैं तो उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे उत्पाद कहा जाता है। तो याद रह जाएगा। ये हो गया अपने पास खालिस्तान वाले। अब बात करते हैं अपने सेक्शन ए में अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में। क्या होते हैं? एक एक नंबर के आने वाले हैं, 9 क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने अपनी बुक में समझा रखा है हर चैप्टर को। और इसके अलावा भी बात करें तो चिंता मत करो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है वो तैयार कर रखी है, जल्द ही आने वाली है। 1 शॉट क्लास है जिसमें आप लोगों को प्रश्नों के अनुसार मैं क्या समझाने वाला हूं, अपने क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं। तो बस इंतजार कीजिए, इतने दिनों तक आप अपने पेपर 5 है उनको याद कर लेना। अच्छा, उत्प्रवास से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। अच्छा, उत्प्रवास क्या होता है? जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो इसे उत्प्रवास कहते हैं। यानी मैं यहाँ पे जन्मा, यहाँ पे व्यवसाय नहीं है, यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ का स्थान छोड़ जाऊँगा, दूसरी जगह जाके बस जाऊँगा। वो होता है उत्प्रवास। अच्छा, मुंबई हाई कहाँ स्थित है? मुंबई हाई आप जानते हो भाई, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। चलो फिर भी ये अरब सागर में मुंबई के तट से दूर स्थित भारत का प्रमुख, अच्छा ये मुंबई हाई मतलब वो तेल शोधन संयंत्र की बात कर रहा है। तो ये आपके पास कहाँ पे है? ये अरब सागर में है, मुंबई की तरफ से है, ये मुंबई के तट से दूर है भाई। अच्छा, ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है? ऋतु प्रवास क्या होती है सर? आदमी तो प्रवास करते हैं, ऋतु कैसे प्रवास करेगी? तो चलो देखो, मौसम के अनुसार पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मैदानों से पहाड़ों की ओर और पहाड़ों से मैदानों की ओर जाने वाली जो आवाजाही है उसे अपने ऋतु प्रवास कहते हैं। अरे कहने का मतलब है, जब अपने पास सर्दी क्या होते हैं, जब अपने सर्दी होती है कहाँ घूमने जाते हैं, गर्मी होती है कहाँ जाते हैं। लेकिन अपने वाला नहीं है, ये पशुपालकों के अनुसार है भाई। किसके अनुसार है? पशुपालकों के अनुसार है, याद रख लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात करें तो कांडला पतन को विकसित करने का क्या कारण था? कांडला कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। हाँ, इसे विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने और उत्तरी पश्चिमी भारत की जरूरतों को विकसित किया गया था। समझ में आ गया? बिल्कुल। अंकीय विभाजक को परिभाषित कीजिए। आईसीटी मैंने समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। सूचना और संचार तकनीकी, आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उपयोग के मामले में विकसित और विकासशील देशों या क्षेत्रों के बीच का अंतर जो होता है उसे अंकीय विभाजक कहते हैं। यानी कहने का मतलब गरीब देश है जहाँ पे आईसीटी यानी कंप्यूटर से अपने पास विकास, कंप्यूटर के बारे में उनको शिक्षा नहीं है, और एक देश जो विकसित है जो कंप्यूटर से सारे काम करता है वो होता है अंकीय विभाजक। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? भारत की वे 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। कोई 2 है भाई, है ना, कोई दो बहुउद्देशीय। तो अपने पास भाखड़ा है और भाखड़ा नांगल परियोजना है, और दूसरी आपके पास हीराकुंड परियोजना है। ये दोनों भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अच्छा, संदूषित जल के उपयोग से होने वाले कोई 2 बीमारियों के नाम लिखे। यानी कहने संदूषित का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रदूषित। क्या होता है भाई? प्रदूषित मतलब ही एक ही बात है ना। तो इससे होने वाली 2 बीमारियों के नाम, इससे 2 होने वाली बीमारियों के नाम बताएं तो हैजा और पेचिस होता है, ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, उत्तर दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिमी गलियारा कौन कौन से शहरों को जोड़ता है? सीधी सी बात है, गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिमी है गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। याद रखना, खालिस्तान भी पूछ सकता है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? देखो, जब किसानों का एक समूह अपनी इच्छा से अधिक लाभ के लिए अपनी भूमि और संसाधनों का मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। यानी सीधी सी बात है, एक किसान के पास साधन, मतलब कहने का मतलब यांत्रिकीय अपने पास साधन तो अधिक है, जमीन कम है, तो फिर वो आपस में मिल के क्या करते हैं? काम करते हैं, उसको सहकारी कृषि कहते हैं।
ये हो जाते हैं। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन है वो आने वाले हैं 1.5 अंक के होने वाले हैं। इन प्रश्नों की बात करते हैं तो इनमें नव निश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नव निश्चयवाद की अवधारणा के बारे में देखो, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है, जो मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह बताता है कि न तो प्रकृति पर पूरी विजय पाई जा सकती है और न ही मनुष्य प्रकृति का दास है। अपनी ये बातें बहुत पहले हो चुकी है भाई, तो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे केवल अपन बात करेंगे। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके ही उसे अपने अनुसार ढाल सकता है और विनाश से बचते हुए विकास कर सकता है। यह आपके पास होती है नव निश्चयवाद की अवधारणा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मानव विकास के आय तथा क्षमता उपागम से आप क्या समझते हैं? आय का उपागम क्या होता है? जिसमें पैसे कमाता है। मानव विकास के सबसे पुराने तरीकों में से जिसमें विकास का स्तर व्यक्ति की आय से जोड़ा जाता है, जो मैंने बता दिया अभी। आय जितनी अधिक होगी विकास का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। दूसरी ओर, दूसरी तरफ क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। यह संसाधनों तक पहुंच के लिए मानवीय क्षमताओं के निर्माण पर जोर देता है ताकि लोग विकल्पों का बेहतर चयन कर सके। ये दोनों में अंतर आ गया भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है जल परिवहन के लाभ बताइए। बहुत ही बार समझा दिया मैंने, चैप्टर में मैंने समझा दिया है, अपने पेपर्स में मैंने समझा रखा है, फिर भी मैं आखिरी बार यहाँ पे बता देता हूँ। जल परिवहन के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें मार्गों के निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात करें तो भारी और स्थूल सामग्री को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है, सबसे उपयुक्त संसाधन होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या? अन्य साधनों की तुलना में इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, यानी ये फायदे हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ धनात्मक और ऋणात्मक भुगतान संतुलन को स्पष्ट कीजिए। अपने पास धनात्मक और ऋणात्मक मैं बता देता हूँ। जब किसी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक होता है, ध्यान से समझना, क्या है? निर्यात का मूल्य अधिक होता आयात से ज्यादा, यानी जो बेचता है ना, जो बाहर बेचता है उससे अधिक हो तो क्या होगा? तो यह उसे धनात्मक या अनुकूल भुगतान संतुलन कहते हैं। यानी निर्यात जो सामान निर्यात अभी है ना, जो आयात करता है उससे अधिक, मैं बता देता हूँ। इसके विपरीत जब देश में आयात का मूल्य निर्यात की तुलना में अधिक हो तो उसे ऋणात्मक प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। ये देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ये बात है। यानी कहने का मतलब हम जो निर्यात करते हैं ना, बेचते हैं, वो अधिक है तो इसका मतलब वो धनात्मक है। अच्छा, इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय सुझाइए। सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, जल संचयन और वर्षा जल संग्रहण तकनीकों को अपनाना, वनीकरण को बढ़ावा देना और संसाधनों का संयमित उपयोग करना ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात करें भौमजल। भौमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। अरे भौम का मतलब यहाँ पे भूमि से है, यानी भूजल का अधिक उपयोग करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं? तो ये मान के चलो सारे दुष्परिणाम हैं। अच्छा, भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कुएं और नलकूप सूख रहे हैं। साथ ही तटीय क्षेत्रों में खारा पानी भूजल से मिल रहा है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक दोहन से पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्वों की सांद्रता बढ़ गई है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है अपने भारत की। नेक्स्ट क्या दिया? नेक्स्ट दिया भारत की गंदी बस्तियों की कोई 3 समस्याएं लिखी है। गंदी बस्तियां मतलब जो अपनी झुग्गी झुगड़ियों वाली बस्ती होती है, ये रही आपके पास समस्या। स्वच्छता का अभाव होता है, इसमें आप अपनी पंक्ति बढ़ा सकते हो। पेयजल, प्रकाश और नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी होती है। स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है? अत्यधिक भीड़भाड़ और गंदगी के कारण यहाँ संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये सामाजिक सुरक्षा। गरीबी और बेरोजगारी के कारण इन क्षेत्रों में अपराध और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयां बढ़ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, प्रौद्योगिकी ध्रुव से आप क्या समझते हैं?
प्रौद्योगिकी ध्रुव से बात करें तो वे उच्च तकनीक वाले औद्योगिक केंद्र जो विशेष रूप से नियोजित किए जाते हैं। यहाँ अनुसंधान, विकास और विनिर्माण का कार्य आधुनिकतम मशीनों और सूचना तंत्र द्वारा किया जाता है। ये केंद्र आत्मनिर्भर होते हैं और किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के मुख्य केंद्र बन जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है और भारत की बात करें तो वो बेंगलुरु आता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं आपके पास खंड सेक्शन सी, है ना, खंड 6 में आते हैं और ये दीर्घ उत्तरीय होते हैं। आपके पास 3 अंक का होने वाला है। बढ़िया सेक्शन है, बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, चिंता मत करो। जनसंख्या का वितरण मुख्य रूप से आर्थिक अवसरों पर निर्भर करता है। क्या प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने, जल्दबाजी में। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। हर बार समझाते आ रहा हूं, चलो फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। जनसंख्या का वितरण मुख्य रूप से आर्थिक अवसरों पर निर्भर करता है। इसके 3 प्रमुख आर्थिक कारक निम्नलिखित है। 3 कारक पढ़े तो खनिज होता है, खनिज निक्षेप की बात कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विशाल भंडार होते हैं वहाँ खनन और औद्योगिक गतिविधियां अधिक होती हैं। ये क्षेत्र कुशल और अकुशल श्रमिकों को आकर्षित करते हैं, जिससे जनसंख्या सघन हो जाती है। पहला कारण। नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण मतलब शहरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन के अच्छे साधन प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्रों का घनत्व बढ़ जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो औद्योगिकीकरण क्या होता है, जहां पे औद्योगिक ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। औद्योगिक पेटियां भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर और अध्यापक भी शामिल होते हैं, जो उस क्षेत्र को सघन बसावट वाला बना देते हैं। यह हो जाता है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 12। और अब बात करते हैं इसकी अथवा में। तो अथवा में क्या है, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि को समझाइए। अपना ये जो क्षेत्र था कृषि से संबंधित जो चैप्टर था उसको मैंने बहुत ही आसानी से डिटेल से समझाया था कि अगर ये कृषि से संबंधित आए तो ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये सारी डिटेल मैंने समझा रखी थी भाई, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मिश्रित कृषि की बात करें, इस कृषि पद्धति में फसल उगाने और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यह विश्व के विकसित भागों जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका में प्रचलित है। इसमें बात करें इस कृषि में तो क्या शामिल है, गेहूं, जौ और मक्का जैसी फसलों के साथ साथ चारे की फसलें भी उगाई जाती है। फसल चक्र और अंतः फसली कृषि इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मदद करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या थे, डेयरी। हाँ, यह पशुपालन का सबसे उन्नत और दक्ष प्रकार है, जिसमें मुख्य रूप से दुधारू पशुओं के प्रजनन और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। इसमें भारी पूंजी निवेश, श्रम और पशु चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह कृषि मुख्य रूप से नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है, ताकि ताजे दूध और डेयरी उत्पादों का तुरंत आपूर्ति की जा सके। ये अपने जब 3 नंबर का आए तब करना है, अगर ये 4 नंबर का आएगा तब अपना दूसरा करना है। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, आप कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी आप क्या मानते हैं कि भूमि जो कृषि योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण होता जा रहा है, वो कम होती जा रही है, आप क्या मानते हैं। देखो, कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण के 2 प्रमुख कारक क्या है, इसमें बात करें तो अत्यधिक सिंचाई और जलाक्रांतता। यानी कहने का मतलब बहुत ही अत्यधिक सिंचाई और जलाक्रांतता मतलब पानी का अधिक दोहन। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है या बढ़ी है। अधिक सिंचाई में मृदा में जलाक्रांतता की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे जमीन के नीचे का पानी नमक केशिका क्रिया द्वारा ऊपरी सतह पर आ जाता है। इससे मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे भूमि धीरे धीरे बंजर और खेती के अयोग्य हो जाती है। पहला मुख्य कारण। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो दूसरा कारण है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की अनियंत्रित उपयोग यानी बहुत ही अत्यधिक इनका उपयोग। अधिक पैदावार प्राप्त करने के चक्कर में किसान मिट्टी में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। ये रसायन मिट्टी के प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों और पोषक तत्वों के चक्र को नष्ट कर देते हैं। लंबे समय तक इनके उपयोग से मिट्टी का जैविक संरचना बिगड़ जाती है और उसकी उर्वरता शक्ति है वो कम होने लगती है, जो भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण होता है। 2 और कारण हैं जो मैंने बताए हैं यहाँ पे, मृदा अपरदन और अति पशुचारण। इन दोनों के बारे में भी आप लिख सकते हो।
अच्छा, इसके अथवा की बात करें तो जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जल गुणवत्ता की बात करें तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा ऐसे जल से है जो आवश्यक बाहरी पदार्थों से मुक्त हो। जब विदेशी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य कचरा जल में मिल जाते हैं तो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, सीधी सी बात है भाई, कारखानों से निकलने वाले कचरे को पानी में अपने क्या कर देते हैं, जहरीले रसायन और प्रदूषित जल सीधे नदियों में विसर्जित कर देते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करते हैं कृषि गतिविधियां। ये क्या है? खेतों में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक वर्षा जल के साथ बहकर जलाशय में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। अपने कहने का मतलब है खेतों में अपन कीटनाशक यूज करते हैं, भारी बारिश आई उसके साथ बहकर वो सीधे अपने जलाशय में चला जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियां मतलब जो अपने कर्मकांड होते हैं, तीर्थ यात्रा है, धार्मिक मेले हैं, पर्यटन के दौरान होने वाली मानवीय गतिविधियां जल प्रदूषण को बढ़ाती है। सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं है। घरेलू अपशिष्ट, घर से निकलने वाला कचरा, शहरों का सीवेज और घरेलू कचरा बिना उपचार के नदियों में बहाना जल की गुणवत्ता को खराब कर देता है। शहरों की हालत बहुत खराब है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यमुना नदी। अच्छा, इसके बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत में खनिज की किन्हीं दो पेटियों का वर्णन कीजिए। ये शायद प्रश्न रिपीट हो चुका है, पहले भी समझा दिया मैंने। हाँ, इसमें बात करें उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी, यह भारत की सबसे धनी खनिज पट्टी है, जिसमें छोटा नागपुर पठार झारखंड में, ओडिशा के पठार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल है। यहाँ लोहेस के कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट के विशाल भंडार मिलते हैं। इसी कारण यहाँ भारी उद्योगों का विकास हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी पट्टी की बात करें तो यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फैली हुई है। यहाँ उच्च कोटि का लोहा है, इसके अलावा मैग्नीज है, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेवेली में लिग्नाइट कोयले के निक्षेप भी यहाँ की विशेषता है। हालांकि इस पट्टी में उत्तरी पूर्वी पट्टी की तुलना में कोयले के भंडार कम हैं। इसके अथवा की बात कर लेते हैं तो नियोजन के उपागमों के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए। अभी कर देते हैं। आर्थिक विकास के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। इसमें बात करें तो क्या है? खंडीय नियोजन। इस उपागम के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार और सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए योजनाएं बनाई है और लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना होता है। पहला हो जाता है प्रादेशिक नियोजन की बात करें तो विकास का स्वरूप जिस सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में विकसित तो बहुत विकसित होते हैं और कुछ पिछड़े रह जाते हैं। इस क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए प्रादेशिक नियोजन को अपनाया जाता है। इसके तहत विशिष्ट क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और सूखे की स्थिति वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती है ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं तो अपने पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना देख लो भाई। कैसे अपने रेगिस्तानी क्षेत्र जो है भारत राजस्थान का है, मैं भारत की बात करूँ, अपने पश्चिमी जो क्षेत्र है जो राजस्थान का, वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो है वो एक बहुत ही बड़ी परियोजना साबित हुई है। ये अपने प्रादेशिक क्या है नियोजन की बात आ जाती है। तो अच्छा, सेक्शन डी की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न आता है। एक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। पर्यटन आकर्षण से आप क्या समझते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार करेंगे ना अपन। हाँ, चलो। पर्यटन आकर्षण उन कारकों या विशेषताओं को कहते हैं जो यात्रियों को किसी विशेष स्थान की यात्रा करने के लिए आकर्षित करते हैं। मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं। अच्छा, ये अपनी बात हुई कि नहीं? हाँ सर, मैंने देखा था, बात तो हुई थी। चलो कर लेते हैं। जलवायु की बात करते हैं। ठंडे प्रदेशों के लोग धूप का आनंद लेने के लिए भूमध्य सागरीय तटों की यात्रा करते हैं, जबकि गर्मी से बचने के लिए लोग पर्वतीय स्थलों जैसे हिमालय को चुनते हैं। ये अपनी यात्राएं करते हैं, पैसे वाले करते हैं। अच्छा, भू दृश्य की बात करते हैं। पर्वत, झीलें, समुद्र तट और सुंदर प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। पहाड़ों पे निकल गए, आनंद ले रहे हैं, वो होता है भू दृश्य। इतिहास एवं कला। इतिहास कला, अरे मैं चित्तौड़गढ़ जाऊंगा, वो किला देखूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं महाराणा प्रताप की तलवार देखूंगा, वो इतिहास और कला हो जाती है भाई। प्राचीन किले, महल, पुरातात्विक स्थल और मंदिर अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को लुभाते हैं। बिल्कुल है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति, अरे सर, सुडान में लोग आज भी वैसे आदिवासियों की तरह रहते हैं, हम भी देख के आएंगे। होते
तो यह होता था स्थानीय रीति रिवाज, त्योहार, कला और हस्तशिल्प भी मुख्य आकर्षण होते हैं। लोग उन स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव मिले। अच्छा, सुविधाएं बात करें, परिवहन, आवास और भोजन की सुलभता पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हो जाता है। अच्छा, इसके अथवा की बात और कर लेते हैं। अथवा में क्या आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार हैं, विस्तार से समझाइए। 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 श्रेणियों में रखा है भाई, तो उनको समझा देते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे। कुटीर उद्योग की बात करें तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और परिवार के सदस्य ही श्रम करते हैं, जो अपन ने बात करी है थोड़ी देर पहले। उपकरण साधारण होते हैं और उत्पाद स्थानीय बाजार में के लिए होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना। सबसे पहली बात, छोटे पैमाने के उद्योग, इसके बारे में बात करें तो लघु उद्योग भी कहते हैं इनको। हाँ, इनमें स्थानीय कच्चे माल और अर्ध कुशल श्रमिकों का उत्पादन उपयोग होता है। यहाँ उत्पादन मशीनों की सहायता से किया जाता है, लेकिन निवेश और तकनीकी बड़े उद्योगों की तुलना में कम होती है। यह स्थानीय स्तर पर रोजगार का बड़ा स्रोत है। अच्छा, बड़े पैमाने के, जिनको अपन वृत्त उद्योग भी कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें भारी निवेश, उच्च तकनीक, जटिल उत्पादन प्रक्रिया और विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। इनमें कच्चे माल का आयात दूर दूर से किया जाता है और विशेषज्ञ श्रमिकों का उपयोग होता है, जैसे लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल उद्योग की बात कर लेते हैं। ये वृत्त उद्योगों में आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्या है? निर्माण एवं रख रखाव, है ना। क्या है? निर्माण एवं रख रखाव के बारे में। छोटा हो गया पेज अपना, कोई बात नहीं है, बड़ा कर देते हैं। ये लो, निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अभी कर देते हैं। देखो, भारत में निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी के आधार पर सड़कों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इसके बारे में बात करें तो चलो इसमें बात कर लेते हैं। क्या है? चलो सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय NH की बात कर लेते हैं, नेशनल हाईवे। इनका निर्माण और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये देश के राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। पहली बात, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, इनका निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और ये जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। इसके बाद में सड़कें, जिला सड़कें, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती है। इनका रखरखाव जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण सड़कें, ये ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों और प्रमुख राजमार्गों से जोड़ने का कार्य करती है। सीमावर्ती सड़कें, देश की सीमाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से सीमा सड़क संगठन द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रसद पहुंचाने के सहायक होती है। अच्छा, इसके बाद में बात करें, इसके अथवा में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके अथवा में दिया हुआ है पश्चिमी तट पर अवस्थित पतनों के वर्गीकरण को समझाइए। पश्चिमी तट कौन सा है? ये भारत, ये पश्चिमी तट होता है रे। चलो इसमें बात करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर कई महत्वपूर्ण पतन स्थित है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें बात करें तो सबसे पहले आता कांडला पतन, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, गुजरात में। इसे कराची बंदरगाह की कमी पूरी करने के लिए विकसित किया गया था। यह एक ज्वारीय पतन है और उत्तर पश्चिमी भारत की जरूरतों को पूरा करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मुंबई पतन, महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां से सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू पतन, नाहुआ सेवा, इसे मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक आधुनिक मशीनीकृत बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है मारगांव पतन, गोवा में है। यह लोहा इस्क के निर्यात के लिए मुख्य केंद्र है। न्यू मंगलोर पतन कर्नाटका में है। यहाँ से मुख्यतः कुद्रेमुख की खानों का लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। और कोच्चि पतन केरल, यह है केरल के तट पर एक लेगून पर स्थित बंदरगाह है। ये अपने भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले स्थापित किए गए क्या है पतन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके पास मानचित्र कार्य। और मानचित्र कार्य की बात करें तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। मैंने न्यूयॉर्क भी बता दिया था, मैंने बीजिंग भी बता दिया था, पर्थ भी बता दिया था। डेनमार्क की बात कर लेते हैं। इसके बाद में बेलाडीला, खेतड़ी, डिगबोई और दुर्ग, ये सारी बातें हम अभी आपको मैप में समझा देता हूँ। तो चलो मैप की तरफ चलते हैं। कहाँ पे है मैप सर? मैप बताएं तो चलो अभी देख लेते हैं कहाँ पे है मैप। भाई मैप आ जाओ। हाँ, इसमें बात करते हैं, मैप में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले न्यूयॉर्क दिया हुआ। भाई क्या दिया हुआ है? न्यूयॉर्क। इसके बारे में बात करते हैं। न्यूयॉर्क, बीजिंग और पर्थ और डेनमार्क, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले पास है ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका का जो क्षेत्र है इसमें इस तरफ मिलेगा। अब यहाँ पे मैं निशान कैसे लगाऊंगा तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलने वाला है। तो आपके पास न्यूयॉर्क जो है वो ये देखो छोटा सा जो क्षेत्र है वो यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों को। ये जो क्षेत्र है ये रहा न्यूयॉर्क, यू है दिखाई दिया।
अब इसको मैप में कैसे दिखाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद में क्या था अपने पास, इसके बाद में बीजिंग है, तो बीजिंग अपन चीन की तरफ चलेंगे। चीन का सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा जो है वो आपके पास कहाँ पे है, वो चीन में है भाई, है ना। तो चीन में चलते हैं पहले आप लोग, ये रहा चीन आपके पास, है ना। चीन में आ जाते हैं और चीन में बात करें तो बीजिंग आपके पास, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये दिखाई दिया, हाँ बिल्कुल सर, ये रहा बीजिंग स्टार वाला, मिल गया। इसके बाद में मैंने बताया था क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ आप लोगों के पास से पर्थ मैंने बताया भाई, बहुत बार से आ गया, ये तो अपने मैप में भी आ चुका है, मैप की एक अलग भी क्लास लेके आने वाला हूँ। ये रहा पर्थ, तो इसको पर्थ को यहाँ पे कर देंगे। अब चलते हैं डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ पे, डेनमार्क कहाँ मिलेगा, डेनमार्क आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप को देख लेते हैं कहाँ पे है, चलो यूरोप महाद्वीप आ जाओ भाई। तो ये जो क्षेत्र है ये यूरोप महाद्वीप में आता है, इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क को ढूंढेंगे तो कहाँ पे मिलने वाला है डेनमार्क आप लोगों को, डेनमार्क तो ये देखो आपके पास, ये अपने पास आते हैं ना इस तरीके से, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर आएंगे, है ना, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर चलेंगे। तो ये देखो, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप तो मैंने बता रखा भाई, आप लोगों को बहुत बार समझाया हुआ है। और जब अपन इसे उत्तरी यूरोप महाद्वीप में आएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो अपने पास कहाँ पे गया है, ये हाँ ये देखो, ये रहा, ये बर्लिन है, बर्लिन का भी नाम याद रखना, हैम्बर्ग का भी नाम याद रखना, पूछ सकते हैं भाई। इससे जर्मन ये क्या है, बर्लिन, और इससे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये रहा डेनमार्क, क्या है, ये डेनमार्क है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्र आपको। अब आप कहोगे सर हम आपने तो फैला फैला के दिखा दिए, इसमें आप, अरे कुछ नहीं है, मैं देखो मैं बता देता हूँ। अब चारों जो है ना बिल्कुल मैप के अनुसार बिल्कुल ऐसा मैप मिलने वाला है, नाम नहीं देंगे भैया आप लोगों को, आपको मिलेगा ब्लैंक। तो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करी थी न्यूयॉर्क के बारे में, तो न्यूयॉर्क मैंने बताया था यहाँ पे, अब आप यहाँ पे निशान कर दोगे तो सही माना जाएगा, थोड़ा सा यहाँ भी हो जाएगा तो भी सही माना जाएगा, तो ये होगा न्यूयॉर्क। इसके बाद में बात करें तो इस क्षेत्र को न्यूयॉर्क कर देना। इसके बाद में बात करें पर्थ, सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पर्थ दिखा देना। इसके बाद में हमने बात करी थी बीजिंग के बारे में, तो ये देखो यहाँ पे इस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीजिंग आ गया। इसके बाद में बात करी थी डेनमार्क की, तो डेनमार्क जो ये क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसको आप डेनमार्क में दिखा दो, बस इतना ऐसा तो करना है। अब आपका निशान थोड़ा इधर हो गया, इधर हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो आपके पास ये चारों क्या हो जाते हैं, अपने देश हो जाते हैं। अब ये जो है ना, ये मैंने पहले समझा रखा है भाई, खेतड़ी है, डिगबोई है, बहुत ही सरल है ना, तो इनको आप खुद कर लेना। ये तो मैंने समझा रखा है भारत के मैप में, जैसे ये भारत का मैप है ना, इस भारत के मैप में आना, ऐसे भारत का मैप ले लेना और इसमें आप कर देना भाई, है ना। ये मैंने समझा रखा है, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं हूं ना आपकी सहायता के लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं रहे, ये अपना जो पेपर है इसको अब कंप्लीट कर देते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा कि हमने अपना 5 पेपर है वो बहुत ही अच्छे से याद कर लिया है, और आपकी जो पेपर सीरीज के 5 पेपर है वो मैंने शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, पीडीएफ उपलब्ध करवा दी है। अब आंसर शीट की बात करें, अगर आंसर शीट चाहिए तो मैं आप लोगों को आंसर शीट भी उपलब्ध करवा सकता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तब ही मैं आप लोगों को आंसर शीट है वो उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो आज की इस क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपनी आगे वाली मेगा महा रिविजन क्लास को लेकर। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।